हेलो बच्चों, पिछले टर्म पे हम लोगों ने जीन इंटरेक्शन स्टार्ट किया था। जीन इंटरेक्शन में मैंने आपको बताया था कि दो टाइप के जीन इंटरेक्शन होते हैं। एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इंट्राजेनिक जीन इंटरेक्शन और एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरजेनिक जीन इंटरेक्शन। इंट्राजेनिक जीन इंटरेक्शन में हम लोगों ने बात किया था कि जब एक ही जीन्स के दो एलील्स के बीच में इंटरेक्शन होता हो और मोर देन वन कैरेक्टर्स अपीयर होते हो, तब उस कैरेक्टर को हम लोग बोलते थे क्या? इंट्राजेनिक जीन इंटरेक्शन। मतलब एक जीन के दो एलील्स, उन दोनों एलील्स के बीच में इंटरेक्शन होगा और नए कैरेक्टर्स का प्रोडक्शन होता है। वहां पे हम लोगों ने इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखा था, है ना। उसके बाद हम लोगों ने मल्टीपल एलिलिज्म में एक कंडीशन देखा था जिसको हम लोग बोलते हैं एबीओ ब्लड ग्रुप। उसके अलावा हम लोगों ने कोडोमिनेंस देखा था। आज की क्लास में मल्टीपल एलिलिज्म का हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देखने वाले हैं जिसको हम लोग बोलते हैं प्लियोट्रॉपिक जीन। प्लियोट्रॉपिक कंडीशन या प्लियोट्रॉपिक जीन्स क्या होते हैं? प्लियोट्रॉपी का मतलब होता है बेटा, जब कोई भी एक जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर को कंट्रोल करता है तो कंडीशन बोली जाती है प्लियोट्रॉपिक। यानी कि जब एक जीन रिस्पॉन्सिबल है एक से ज्यादा कैरेक्टर्स के लिए तो वहां पे टर्म यूज होता है क्या? प्लियोट्रॉपिक। प्लियो टर्म का मतलब होता है, प्लियो का मतलब होता है मेनी और ट्रॉपिक का मतलब होता है अफेक्टिंग। तो अगर हम देखें तो इसमें दो टर्म है, एक है प्लियो, है ना। प्लियो का मतलब होता है मेनी एंड ट्रॉपिक जो टर्म है उसका मतलब होता है अफेक्टिंग। तो जब एक से ज्यादा कैरेक्टर्स को कोई जीन कंट्रोल करता है तो कंडीशन बोली जाती है प्लियोट्रॉपिक। यानी कि इफ वन जीन कंट्रोल मोर देन वन कैरेक्टर, इफ वन जीन कंट्रोल मोर देन वन कैरेक्टर, तो कंडीशन क्या होगा बेटा? प्लियोट्रॉपिक कंडीशन। मल्टीपल एलिलिज्म में हम लोगों ने एबीओ ब्लड ग्रुप देखा जब हमने आपको एक्सप्लेन किया कि उसके अंदर तीन तरीके के एलील्स होते हैं, एलील ए, एलील बी और एलील ओ। यहां पे जब हम कंडीशन की बात करते हैं तो यहां पे एक एग्जांपल हम लोग मेंशन करते हैं जिसको हम बोलते हैं क्या? सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया, ये जो कंडीशन होती है सिकल सेल एनीमिया, एक्चुअल में ये एक डिसऑर्डर है। जब ब्लड ग्रुप में एक तरीके का ये ऑटोजोमल डिसऑर्डर हम लोग डिसऑर्डर में भी पढ़ेंगे और यहाँ पे भी हम लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो सिकल सेल एनीमिया है, हमारे ब्लड के सेल्स जो होते हैं उसका जो हीमोग्लोबिन होता है उसका एक सीक्वेंस होता है। अगर उस सीक्वेंस में चेंजिंग आ जाए, उसके किसी पर्टिकुलर साइट पे अगर वो चेंज हो जाए तो उसके कारण वो उसका स्ट्रक्चर, उसका शेप, उसकी बाइंडिंग कैपेसिटी ऑक्सीजन की सब कुछ डिक्रीज करना स्टार्ट हो जाती है। और इसी कैरेक्टर को हम लोग स्टडी करते हैं तो बोलते हैं क्या? सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया एक्चुअल में हमारे 6th पोजीशन के जो जीन है, 6th पोजीशन पे जो प्रेजेंट है एक अमीनो एसिड, उसमें चेंजिंग होता है तो ऐसा कंडीशन देखने को मिलता है। अब हम लोग थोड़ा सा डिटेल अगर इसमें जाएं तो हमने लिखा हुआ है कि जो हमारा ब्लड होता है, ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होते हैं। ये जो हीमोग्लोबिन होता है, जब आप पढ़ोगे तो आपने पढ़ा होगा कि हीमोग्लोबिन जो होते हैं वो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बने होते हैं। 4 पॉलीपेप्टाइड इसमें चेन होते हैं। ये जो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं एक्चुअल में 2 अल्फा चैन होते हैं एंड 2 बीटा चैन होते हैं। तो एक मैच्योर आरबीसी के अंदर या हम लोगों के अंदर जो ब्लड होते हैं उसके अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है, अगर उसके कंस्टिट्यूशन की हम बात करें तो 2 अल्फा और 2 बीटा मिलकर के 4 पॉलीपेप्टाइड चैन बनाते हैं और एक हीमोग्लोबिन के अंदर ये पाए जाते हैं। अगर इसको डिटेल समझो तो एक नॉर्मल आरबीसी के अंदर अगर हम बात करें, नॉर्मल हीमोग्लोबिन की बात करें, नॉर्मल ब्लड की बात करो तो उसके अंदर आपको हीमोग्लोबिन का अरेंजमेंट कुछ इस तरह से दिखाई देगा। पोजीशन नंबर 1 पे वैलिन है, ये सारे अमीनो एसिड्स हैं। पोजीशन नंबर 2 पे हिस्टिडीन है, पोजीशन नंबर 3 पे ल्यूसीन है, पोजीशन नंबर 4 पे थ्रियोनिन है, 5 पे प्रोलीन है, 6 पे ग्लूटामिक एसिड है एंड 7 पे ग्लूटामिक एसिड है। और ऐसे करके वो सीक्वेंस आगे चलता जाएगा। ये हमारा क्या है? नॉर्मल पोजीशन है। अगर हम इस पोजीशन को अगर हम लोग बोले कि इसके अंदर सिकल सेल एनीमिया कैसे होता है तो हम ये बोलते हैं सिकल सेल एचबी की बात करूं, सिकल सेल हीमोग्लोबिन, तो सब कुछ सेम होगा बेटा। ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है और आगे भी ऐसे कंडीशन आपको दिखेंगे। तो होता क्या है यार, अब यहाँ पे आपको वैलिन दिखाई दे रहा था तो वैलिन है, हिस्टिडीन दिखाई दे रहा था हिस्टिडीन है, ल्यूसीन दिखाई दे रहा था तो ल्यूसीन है, थ्रियोनिन भी अपने जगह पे प्रेजेंट है,
प्रोलीन भी अपने जगह पे प्रेजेंट है, लेकिन जो ग्लूटामिक एसिड है पोजीशन नंबर जो 6 है, वहां का जो अमीनो एसिड ग्लूटामिक एसिड है वो चेंज हो जाता है, रिप्लेस हो जाता है एक दूसरे अमीनो एसिड से, वैलिन से, है ना। और ग्लूटामिक जो 7th पे है वो तो ग्लूटामिक एसिड ऐसे ही रहेगा। अब क्या होता है, ये सीक्वेंस आपको ऐसे दिखाई दे रहे थे, सारे आपस में क्या है, बाइंड है। अब हुआ क्या कि जो 6th नंबर, जो 6th पोजीशन का जो ग्लूटामिक एसिड है वो किससे रिप्लेस हो गया, वैलिन से। और अगर ऐसा कंडीशन होता है कि 6th नंबर के पोजीशन का जो ग्लूटामिक एसिड है वो रिप्लेस हो जाए वैलिन से, तो वही आगे चल करके क्या डिजीज कॉज कराता है, सिकल सेल एनीमिया। और इसके अंदर सिकल सेल एनीमिया के अंदर, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं क्या, म्यूटेशनल डिसऑर्डर। म्यूटेशनल डिसऑर्डर मतलब यहां पे म्यूटेशन हो रहा है और ये सिंगल सेल म्यूटेशन बोला जाता है ना। तो पॉइंट म्यूटेशन भी इसको आप बोल सकते हो, ठीक। तो ग्लूटामिक एसिड क्या हुआ इस कंडीशन में, ग्लूटामिक एसिड किससे रिप्लेस हो जाता है, वैलिन से। तो इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, जब ग्लूटामिक एसिड रिप्लेस हो जाए वैलिन से, तो जो डिसऑर्डर होता है उसी को हम लोग बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया डिसऑर्डर। एक्चुअल में सिकल सेल एनीमिया डिसऑर्डर जो होता है वो ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। तो ये भी आपको याद रखना है ना। ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर क्यों बोलते हैं वो भी आपको समझ में आएगा। दूसरी चीज आपको ये भी याद रखनी है कि जो सिकल सेल एनीमिया है ये किसके कारण हो रहा है, पॉइंट म्यूटेशन डिसऑर्डर भी इसको बोलते हो, क्योंकि ये एक जगह पे म्यूटेशन के कारण हो रहा है। एक अमीनो एसिड का क्या हो रहा है, म्यूटेशन हो रहा है, जिसके वजह से ये डिसऑर्डर हो रहा है। तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन डिसऑर्डर। अब थोड़ा बात समझिएगा, मैंने बोला कि ये ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, मैंने ये भी बोला कि ये पॉइंट म्यूटेशन डिसऑर्डर है, लेकिन कंडीशन यहां पे ये है कि सर आपने बोला कि जब एक जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है तब उसको हम लोग बोलते हैं प्लियोट्रोपिक जीन। तो ये कैसे एक से ज्यादा कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है, आप समझिएगा। जैसे ही सिकल सेल कंडीशन होता है तो पहला चेंज उसके स्ट्रक्चर में आता है। पहला चेंज उसके कहां पे आएगा, स्ट्रक्चर के अंदर आएगा। तो पहला चेंज कहां पे दिखाई दे रहा है, स्ट्रक्चर के अंदर दिखाई दे रहा है। तो चेंज इन स्ट्रक्चर, पहला चेंज कहां पे दिखाई देगा, स्ट्रक्चर के अंदर। दूसरा जो चेंज है बेटा, जो दूसरा चेंज है वो कहां पे दिखाई देगा, उसके शेप में। तो चेंज इन शेप ऑफ आरबीसी, आरबीसी का जो शेप है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज हो जाएगा, अगर हम नॉर्मल आरबीसी की बात करें तो नॉर्मल आरबीसी आपको कुछ ऐसा दिखाई देता है, बाई कॉनकेव, ऐसा स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है। लेकिन अगर सिकल सेल में कन्वर्ट होंगे तो ये बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं, सिकल टाइप, है ना। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो गया, चेंज हो गया ना। तो यहां पे स्ट्रक्चर चेंज हो गया, शेप चेंज हो गया इसका। अब जैसे ही इसका स्ट्रक्चर, इसका शेप इस तरह से हो जाता है तो इसके जो ऑक्सीजन की बाइंडिंग कैपेसिटी है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज कर जाती है। तो जैसे ही चेंज हुआ इसका शेप, तो बाइंडिंग, ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी, ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी डिक्रीजेज। तो क्या होता है, ऑक्सीजन की बाइंडिंग कैपेसिटी जो है वो क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, और धीरे धीरे आदमी की डेथ हो सकती है ना। तो यहां पे डिसऑर्डर में आपको ये दिखाई दे रहा है कि उसके स्ट्रक्चर में चेंज हुआ, उसके शेप में चेंज हुआ, जिससे ऑक्सीजन की बाइंडिंग कैपेसिटी कम हो गई। और जैसे ही ऑक्सीजन की बाइंडिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, धीरे धीरे आपके ऑर्गन फंक्शन करना बंद करने स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से अगर आप देखो तो ये एक से ज्यादा कैरेक्टर के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। तो यहां पे ये जो सिकल सेल एनीमिया है ये एक डिसऑर्डर कॉज कराता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, जो किसके कारण होता है, 6th पोजीशन के रिप्लेसमेंट के कारण। 6th पोजीशन पे क्या प्रेजेंट था बेटा, ग्लूटामिक एसिड नॉर्मल कंडीशन में, और जैसे ही सिकल सेल एनीमिया होगा मतलब वहां पे वैलिन आ गया है। तो ग्लूटामिक एसिड की जगह पे वैलिन जब आ जाएगा तो वो कंडीशन कहलाएगा सिकल सेल एनीमिया। इसको हम लोग और डिटेल पढ़ेंगे जब मैं डिसऑर्डर आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो जेनेटिक डिसऑर्डर और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर दोनों हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो उसमें और अच्छे से इसको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो अभी इतना, कम से कम इतने पॉइंट आपको याद रखने हैं। अगर हम बोले तो ये जो पूरा का पूरा कंडीशन है उसमें भी आपको समझ में आएगा कि कैसे कोई भी सिकल सेल कंडीशन जब होता है तो सिकल सेल कंडीशन में क्या चीजें होती हैं। सिकल सेल कंडीशन की अगर हम बात करें
तो इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? अगर हम नॉर्मल हीमोग्लोबिन की बात करें, नॉर्मल हीमोग्लोबिन की बात करें तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं HbA, है ना, हीमोग्लोबिन A। तो ये क्या है? ये नॉर्मल कंडीशन है। ये कैसा कंडीशन है? नॉर्मल कंडीशन है। तो हो सकता है कि नॉर्मल मेल हो, नॉर्मल फीमेल हो, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है? अगर हम लिखते हैं HbA और HbS अगर मैंने लिख दिया तो ये कैरियर है बेटा। ये कैसे हैं? कैरियर है। कैरियर मतलब उसके पास 50% क्या है? HbS है, उसका 50% हीमोग्लोबिन सिकल सेल एनीमिया वाला है और 50% क्या है? नॉर्मल है। तो हो सकता है कि कुछ सिम्टम्स के साथ वो आदमी कुछ दिन सरवाइव कर जाए। लेकिन तीसरा जो कंडीशन है वो होता है HbS और HbS। ये क्या है? अफेक्टेड कंडीशन है। ये क्या है? अफेक्टेड कंडीशन है। तो इस कंडीशन में ये क्या है? कंप्लीटली अफेक्टेड है और इस कंडीशन में सरवाइव करने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो बेसिकली ये तीन कंडीशन आपने देखा सिकल सेल एनीमिया में। अब यहाँ पे क्रॉस करा के भी हम लोग देख सकते हैं कि अगर नॉर्मल मेल है और सिकल सेल एनीमिया फीमेल के साथ क्रॉस होता है तो क्या प्रोबेबिलिटी बनती है। अगर मेल अफेक्टेड है, फीमेल अगर नॉर्मल है तो क्या प्रोबेबिलिटी बनती है। अगर दोनों अफेक्टेड है तो क्या प्रोबेबिलिटी बनती है। तो वो सारी बातें आप लोग क्रॉस करा के भी देख सकते हो। तो ओवरऑल हमने आपको एक्सप्लेन किया कि प्लियोट्रोपिक कंडीशन और प्लियोट्रोपिक जीन क्या होते हैं। प्लियोट्रोपिक जीन का मतलब जब एक से ज्यादा कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है तो ऐसे जीन को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लियोट्रोपिक जीन। तो ये कंडीशन आप याद रखिएगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। ये हमारा इंट्राजेनिक जीन इंटरेक्शन पूरी तरह से खत्म हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने चल रहे हैं जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? इंटरजेनिक जीन इंटरेक्शन। तो नेक्स्ट हेडिंग है इंटरजेनिक जीन इंटरेक्शन। इंटरजेनिक जीन इंटरेक्शन, और इसी को हम लोग दूसरे नाम से बोलते हैं नॉन एलेलिक जीन इंटरेक्शन, क्योंकि अब एलील्स की बात नहीं होती है यहां पे। ठीक है, ये बातें हम लोगों ने हेडिंग डाला है। इंटरजेनिक जीन इंटरेक्शन और नॉन एलेलिक जीन इंटरेक्शन। अभी तक हमने ये बोला कि एक जीन है, उसके दो एलील्स हैं, उन दोनों एलील्स के बीच में इंटरेक्शन होगा और कैरेक्टर्स का प्रोडक्शन होगा, तो कंडीशन क्या होगा? इंट्राजेनिक। एक सिंगल जीन के दो एलील्स के बीच में इंटरेक्शन। जब हम लोग इंटरजेनिक जीन इंटरेक्शन की बात करते हैं तो यहां पे आपको यह याद रखना है कि अब यहां पे दो जीन्स हैं जो दो अलग अलग लोकस पे सिचुएटेड हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एक लोकस है और ये एक दूसरा लोकस है। अब यहां पे एक जीन है और इस लोकस पे एक दूसरा जीन है। इन दोनों जीन्स के बीच में क्या होगा? इंटरेक्शन होगा और प्रोडक्शन ऑफ कैरेक्टर होगा। मतलब यहां पे क्या होगे? एक जीन यहां पे लोकेटेड है और दूसरा जीन दूसरे लोकस पे लोकेटेड है। इन दोनों जीन्स के बीच में इंटरेक्शन हो और नए कैरेक्टर्स का प्रोडक्शन हो, तब कंडीशन हम क्या बोलते हैं? इंटरजेनिक जीन इंटरेक्शन। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं कि इन दिस टाइप ऑफ जीन इंटरेक्शन, इन दिस टाइप ऑफ जीन interaction, two or more gene which are located at two different locus interact with each other, interacts to produce two or more character। तो मैंने क्या लिखा है? मैंने यही डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि इन दिस टाइप ऑफ जीन इंटरेक्शन two or more gene which are located at two different locus interacts to produce two or more characters। जब दो अलग अलग लोकस पे दो अलग अलग जीन्स प्रेजेंट हो, उन दोनों जीन्स के बीच में इंटरेक्शन हो और नए कैरेक्टर्स का प्रोडक्शन हो, तब कंडीशन क्या बोलते हो? नॉन एलिलिक जीन इंटरेक्शन या इंटरजेनिक जीन इंटरेक्शन।
अब यहाँ पे इंटरजेनिक जीन इंटरेक्शन में बात समझने वाली है। यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल्स हम लोग पढ़ने वाले हैं कि दो अलग अलग जीन्स जो होते हैं वो कैसे आपस में इंटरेक्ट होते हैं, कैसे एक दूसरे के कैरेक्टर को कंट्रोल करेंगे, कैसे उनके बीच में इंटरेक्शन होगा तो नए कैरेक्टर्स का प्रोडक्शन होता है, और यहाँ पे हमेशा एक से ज्यादा कैरेक्टर्स यहाँ पे अपीयर होंगे। तो अब हम लोग देखने चलते हैं इसके एग्जाम्पल। सबसे पहला एग्जाम्पल की हम बात करने वाले हैं कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन। तो पहला एग्जाम्पल हम लेंगे कॉम्प्लीमेंट्री, ये कंडीशन है कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन। कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन की अगर हम बात करें तो हम लोग एग्जाम्पल यहां पे मेंशन करते हैं लेथाइरस ओडोरेटस। लेथाइरस ओडोरेटस जो होता है जिसको हम लोग कॉमनली स्वीट पी बोलते हैं, उसके अंदर दो कलर के फ्लावर होते हैं। तो हमने एक कैरेक्टर क्या सिलेक्ट किया, फ्लावर कलर, और फ्लावर कलर भी कितने कलर हैं, दो कलर, एक पर्पल और दूसरा व्हाइट। अब हमें यह समझना है कि जो पर्पल कलर है वो कैसे दो जीन मिलकर के कंट्रोल कर रहे हैं, या फिर अगर व्हाइट कलर है तो वो कैसे कंट्रोल हो रहा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन। कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन में हम लोगों ने एग्जांपल क्या लिया है, लेथाइरस ओडोरेटस। तो यहां पे एग्जांपल हम मेंशन कर रहे हैं लेथाइरस ओडोरेटस, है ना। और जो लेथाइरस ओडोरेटस प्लांट होता है उसको हम लोग कॉमनली क्या बोलते हैं बेटा, स्वीट पी। अब ये जो स्वीट पी प्लांट हमने लिया हुआ है, यहां के जो फ्लावर होते हैं, यहां पे जो फ्लावर होता है लेथाइरस ओडोरेटस का जो फ्लावर होता है, वो फ्लावर की अगर बात करो तो फ्लावर कलर अगर आप देखते हो तो बेसिकली दो कलर आपको दिखाई देगा। फ्लावर कलर पर्पल होते हैं और फ्लावर कलर व्हाइट होता है। तो ये दो कलर आपको दिखाई दे रहे हैं, एक पर्पल कलर है और एक व्हाइट कलर है। यहां तक बातें समझ में आ गई। अब हमें यह देखना है कि जो पर्पल कलर होता है वो कैसे जीन इंटरेक्शन के कारण अपीयर होगा, और जो व्हाइट कलर होते हैं वो कैसे अपीयर होते हैं। जब इस तरह के इंटरेक्शन की हम बात करते हैं, जो दो अलग अलग लोकस पे जीन्स प्रेजेंट हैं और उनके इंटरेक्शन से ये कैरेक्टर्स का प्रोडक्शन होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम बोलें तो जो पर्पल कलर है, जो पर्पल कलर का फ्लावर है, इसके लिए हमेशा एक कंडीशन रिक्वायर है। कंडीशन क्या रिक्वायर है कि इसमें जो दो जीन्स हैं वो हमेशा क्या होंगे, डोमिनेंट होने चाहिए। मतलब यहां पे दो जीन्स मिलकर के एक कैरेक्टर को क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। कैपिटल सी एंड कैपिटल पी। कैपिटल सी और कैपिटल पी ये जो दो जीन हैं वो जब डोमिनेंट फॉर्म में होंगे तभी उसका कलर क्या होगा, पर्पल होगा। कम से कम एक एक उसके जो एलील्स हैं वो कम से कम डोमिनेंट फॉर्म में होने चाहिए। अगर ऐसा हो गया कि ऐसा हो गया कंडीशन कैपिटल सी स्मॉल सी और स्मॉल पी, तब क्या होगा, ये पर्पल होगा। लेकिन अगर कहीं कंडीशन स्मॉल सी कैपिटल पी हुआ तो वो कलर चेंज होकर के क्या हो जाएगा, व्हाइट हो जाएगा। या इसके लिए ये भी प्रोबेबिलिटी है कि मान लीजिए कैपिटल सी हो और स्मॉल पी हो तो भी क्या होंगे, वो व्हाइट कलर अपीयर करेंगे। तो अब थोड़ा सा ध्यान से समझना है कि ये होता कैसे है। अगर हमने बोला कि दो जीन्स के बीच में इंटरेक्शन है जो दो अलग अलग लोकस पे प्रेजेंट है, तो वह कंडीशन हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। मैं ये बोलता हूं कि यहां पे कुछ ऐसा मैकेनिज्म होता है, एक प्रीकर्सर होता है प्लांट के अंदर, है ना, प्रीकर्सर होते हैं। इस प्रीकर्सर को हम लोग क्या बोल सकते हैं, रॉ मटेरियल, है ना। इस रॉ मटेरियल, ये रॉ मटेरियल क्या होगा, कुछ टाइम बाद कन्वर्ट हो जाएगा क्रोमोजेन में, और क्रोमोजेन रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, व्हाइट कलर के लिए। अब ये जो व्हाइट कलर आया वो आगे चल करके एक दूसरे कैरेक्टर में कन्वर्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एंथोसायनिन, और एंथोसायनिन क्या है, तो पर्पल कलर है। तो ये आपको चेंज मैं दिखा रहा हूं कि जो प्रिकर्सर था, रॉ मटेरियल था, वो क्रोमोजेन में कन्वर्ट होता है। कन्वर्ट होने के बाद कुछ टाइम बाद वो एंथोसायनिन पर्पल कलर में कन्वर्ट होता है। बात ये नहीं है, बात ये है कि यहां पे जो ये दो गैप मैंने बनाए हुए हैं, यहां पे दो अलग अलग जीन्स हैं जो दो अलग अलग एंजाइम्स को सिक्रीट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग यहां पे क्रोमोजेन की बात करें तो यहां पे एक एंजाइम है, एंजाइम सी। जो एंजाइम सी है उसको कौन एक्टिवेट करता है, जीन सी। तो यहां पे एक जीन है, जीन सी, जो एक एंजाइम एक्टिवेट करता है, एंजाइम सी, जिसकी वजह से उसका कैरेक्टर कलर क्या आ जाता है, व्हाइट हो जाता है। ऐसे ही जो दूसरा गैप है, यहां पे दूसरा एंजाइम एक्टिवेट होता है,
एंजाइम पी, और एंजाइम पी को जो एक्टिवेट कराता है उस जीन को हम लोग बोलते हैं जीन पी। तो आप याद रखिएगा कि ये जीन सी क्या है, अलग लोकस पे प्रेजेंट है, जीन पी क्या है, अलग लोकस पे प्रेजेंट है। लेकिन जब भी पर्पल कलर बनना होगा तो इन दोनों के एक्शन के कारण, इन दोनों के इंटरेक्शन के कारण ही क्या होगा, पर्पल कलर अपीयर होगा। जब तक ये दोनों आपस में इंटरेक्ट नहीं करेंगे तब तक पर्पल कलर भी अपीयर नहीं होने वाला है। तो ये चीज आपको क्लियरली समझ में आ गई। अब हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं इसके क्रॉस को, कि क्रॉस कराने पे क्या प्रोबेबिलिटी बनेगी, क्या रेशियो आएंगे। वो अगर समझ में आ जाए तो ये कॉन्सेप्ट और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो हमने ये बोला कि दो अलग अलग लोकस के जीन्स हैं, उनके बीच में इंटरेक्शन होगा और कैरेक्टर्स का प्रोडक्शन होगा। क्लियर है। अब मैंने आपको ये भी बोला कि जीन में क्या क्या, इसके जीनोटाइप क्या क्या है। अगर हम लोग बोले तो दो अलग अलग जीन है, दो अलग अलग लोकस पे जीन है। एक जीन जो है वो क्या है, यहाँ पे लिखते हैं। पहला जीनोटाइप हम लोग लिख सकते हैं कैपिटल सी स्मॉल पी। तो पहले लोकस पे क्या प्रेजेंट है, कैपिटल फॉर्म में कैपिटल सी प्रेजेंट है, और स्मॉल फॉर्म में क्या है, रेसेसिव फॉर्म में पी प्रेजेंट है। ये अगर मान लो ये एक जीन है, ठीक है, ये जीन 1 है। दूसरा यहां पे एक कंडीशन आपको मैं दिखा देता हूं, स्मॉल सी कैपिटल पी। तो ये दो यहां पे हो गया। अब ये दो अलग अलग लोकस के जीन्स आपको दिखाई दे रहे हैं। अब इनके बीच में इंटरेक्शन होना है और नए कैरेक्टर्स का प्रोडक्शन होना है। अगर हम बोले तो ये दोनों क्या है बेटा, पेरेंट्स हैं। ये दोनों क्या है, पेरेंट्स हैं। मतलब क्या, अगर इसको मैं बोलूं तो ये कौन सा कलर अपीयर करेगा, व्हाइट कलर। ये किस कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, व्हाइट कलर के लिए। क्यों, क्योंकि आपने पढ़ा जब तक दोनों डोमिनेंट नहीं होंगे, मतलब कैपिटल सी कैपिटल पी जब तक दोनों डोमिनेंट नहीं होंगे तब तक वो पर्पल कलर नहीं देना है। तो यहां पे जो पी वाला है वो तो रेसेसिव फॉर्म में प्रेजेंट है। ऐसे ही अगर यहां पे भी आप देखोगे तो ये भी क्या है, व्हाइट कलर। दोनों के दोनों व्हाइट कलर हैं। अगर इनके बीच में हम लोग इंटरेक्शन कराते हैं तो देखते हैं कि क्या कैरेक्टर्स अपीयर होते हैं, प्रोबेबिलिटी क्या बनती है। जब इसको आप इंटरेक्ट कराओगे तो यहां से क्या होगा, एक कैपिटल सी आएगा और एक स्मॉल पी आएगा। ऐसे ही जब यहां से इंटरेक्ट कराओगे तो एक स्मॉल सी आएगा और एक कैपिटल पी आएगा। तो ये जो दोनों बने वो क्या बने, गैमीट बने, है ना। ये दोनों क्या बने, गैमीट बने। अब इन गैमीट्स के बीच में क्या होगा, इंटरेक्शन होगा। तो कैपिटल सी क्रॉस करेगा स्मॉल सी तो बना देगा कैपिटल सी स्मॉल सी। ऐसे ही कैपिटल पी क्रॉस करेगा स्मॉल पी से तो बना देगा कैपिटल पी स्मॉल पी, है ना। ये इंटरेक्शन हुआ और ये पहला आपका F1 जनरेशन दिखाई दे रहा है। ये पहला क्या दिखाई दे रहा है, F1 जनरेशन। अब आपको ये दिखाई दे रहा है कि यहां पे जो प्रोजनी बनी है उसके अंदर एक कैपिटल सी है, एक कैपिटल पी है। मतलब F1 जनरेशन में आने वाले जितने भी प्रोजनी होंगे उनका कलर कैसा होगा, पर्पल कलर। ये हमारा F1 जनरेशन का जीनोटाइप और फिनोटाइप कैरेक्टर मैं एक्सप्लेन किया हूं। अगर हम लोग इसी को F2 जनरेशन में निकालें तो क्या बनेगा वो हमें समझना होगा। तो F2 जनरेशन के लिए फिर से क्रॉस कराना होगा इसके गैमीट को क्या करोगे, आप अलग करोगे। तो जब गैमीट अलग करोगे तो 4 तरीके के गैमीट बनेंगे। एक बनेगा कैपिटल सी कैपिटल पी, दूसरा बनेगा कैपिटल सी स्मॉल पी, तीसरा बनेगा स्मॉल सी कैपिटल पी और चौथा बनेगा स्मॉल सी स्मॉल पी। ये मैंने कहां से लिखा आपको पता है, जो लोग नया देख रहे हैं वो लोग देख लें। बाइफर्केशन रूल हमने किया हुआ है, जो हेट्रोजाइगस है उसको मैंने पहले लिख लिया, कैपिटल सी स्मॉल सी, और फिर ऐसे ही लिख लेना है कैपिटल पी स्मॉल पी कैपिटल पी स्मॉल पी। जब आप लिखोगे तो कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल पी और स्मॉल सी स्मॉल पी। तो ये 4 तरीके के गैमीट बने। अब इनका क्या होना है, सेल्फिंग कराना है। जब हम लोग सेल्फिंग कराएंगे तो F2 जनरेशन निकलेगा। तो सेल्फिंग करा लेते हैं फटाफट। तो अब हम लोग क्या कराते हैं, इसके बीच में सेल्फिंग करा के देखने की कोशिश करते हैं। तो 4 गैमीट बना था। पहला बना था कैपिटल सी कैपिटल पी, दूसरा बना था क्या, कैपिटल सी स्मॉल पी, तीसरा बना था स्मॉल सी कैपिटल पी और चौथा बना था स्मॉल सी स्मॉल पी। ये 4 गैमीट बने थे। ऐसे ही इधर की तरफ भी 4 गैमीट बनेगा, कैपिटल सी कैपिटल पी, दूसरा बनेगा कैपिटल सी स्मॉल पी, तीसरा बनेगा स्मॉल सी कैपिटल पी और चौथा बनेगा स्मॉल सी स्मॉल पी, है ना। अब ये इधर के हो गए और ये इधर वाले हो गए। ये मान लेते हैं कि ये फीमेल है और इधर वाला मेल है। अब इनका क्रॉस करा के हम लोग रेशियो फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि रेशियो क्या आ रहा है। थोड़ा ध्यान से, ये पुनेट स्क्वायर टेस्ट हमने बना लिया। अब इसके रेशियो को हमको देखना है कि रेशियो यहाँ पे क्या चेंज होता है या जो हम लोग डाई हाइब्रिड कंडीशन में पढ़े थे वैसा ही कंडीशन हमें दिखने वाला है। तो फटाफट अगर क्रॉस कराओगे इसका इससे
तो आपको क्या मिलेगा, कैपिटल सी कैपिटल सी कैपिटल पी कैपिटल पी, पाला। अगर इसको क्रॉस कराओगे तो कैपिटल सी कैपिटल पी स्मॉल पी, फिर इसी को क्रॉस कराओगे कैपिटल सी कैपिटल पी, फिर इसको क्रॉस कराओगे तो कैपिटल सी कैपिटल पी स्मॉल पी, पाला यार। अब इनके अंदर अगर आप देखो तो सब में क्या है, एक एक डोमिनेंट आपको दिखाई दे रहे हैं। इसमें तो दोनों डोमिनेंट है तो ये पर्पल कलर ही बनेगा, इसमें भी पर्पल कलर ही बनेगा, इसमें भी क्या पर्पल कलर बनेगा और इसमें भी पर्पल कलर बनेगा। क्यों? क्योंकि एक एक डोमिनेंट आपको दिखाई दे रहा है। अगर इसको क्रॉस कराओगे इससे तो क्या बनेगा, कैपिटल सी कैपिटल पी स्मॉल पी, ठीक। इसको कराओगे तो कैपिटल सी कैपिटल स्मॉल पी है ना। इसको क्रॉस कराओगे इससे तो कैपिटल सी स्मॉल पी और कैपिटल पी। अगर इसको क्रॉस कराओगे इससे तो कैपिटल सी कैपिटल स्मॉल पी है ना। तो ये कंडीशन आपको दिखाई दे रहा है। अब यहां पे जो बना हुआ है इसको अगर हम लोग उससे क्रॉस कराते हैं तो बनेगा क्या, कैपिटल सी कैपिटल पी, पहला। दूसरा स्मॉल सी कैपिटल पी स्मॉल पी, ये बना। तीसरा बना क्या, कैपिटल स्मॉल सी कैपिटल पी स्मॉल पी, अच्छा कैपिटल पी है ना, तो ये कैपिटल पी। फिर क्या बनेगा, इसको अगर उससे क्रॉस कराओगे तो स्मॉल सी कैपिटल पी स्मॉल पी। ऐसे ही अगर इसको क्रॉस कराओगे तो कैपिटल सी कैपिटल पी स्मॉल पी। इसको क्रॉस कराओगे तो कैपिटल स्मॉल सी कैपिटल सी स्मॉल पी। फिर उससे क्रॉस कराओगे तो स्मॉल सी कैपिटल पी स्मॉल पी, और लास्ट में क्या बनेगा, स्मॉल सी स्मॉल पी। अब यहां पे हम लोग देख लेते हैं कि यहां पे मैंने बोला कि ये क्या बनेंगे, पर्पल बनेंगे। इसमें भी एक एक प्रेजेंट है तो ये भी कैसा बनेगा, पर्पल बनेगा। ऐसे ही अगर इसकी आप बात करो तो ये भी क्या होंगे, ये पर्पल नहीं बनेंगे, ये कैसे बनेंगे, व्हाइट बनेंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों पी क्या है, रेसेसिव फॉर्म में प्रेजेंट है। ऐसे ही यहां पे जब आप देखोगे तो ये कैसे बनेंगे, पर्पल। ये कैसे बनेंगे बेटा, व्हाइट, है ना। ये कैसे बनेंगे, पर्पल। ये कैसे बनेंगे, पर्पल। ये कैसे बनेंगे, पर्पल। पर्पल बनेगा नहीं, व्हाइट, क्योंकि दोनों सी क्या है, रेसेसिव फॉर्म में है, तो ये व्हाइट। ये कैसे बनेंगे, व्हाइट। ये कैसा बनेगा, पर्पल। ये कैसे बनेंगे, पर्पल नहीं, व्हाइट। ये पर्पल की व्हाइट, और ये भी व्हाइट। अब अगर देखो ध्यान से, हमने बोला था ना पिछले क्लास में कि आप डायगोनल बना लो। डायगोनल के अंदर देखिए, इनके अंदर सभी पर्पल आपको दिखाई दे रहे होंगे। डायगोनल के अंदर अगर आप देखो तो सब पर्पल हैं। मतलब अगर हम लोग फिनोटाइप लिखते हैं, फिनोटाइप, तो फिनोटाइप क्या हो जाएगा, 9। फिनोटाइप क्या हो जाएगा, 9। पर्पल कितने हैं, 9। और अगर हम लोग दूसरा देखते हैं, व्हाइट 1 2 3 4 5 6 7, तो 9:7। और व्हाइट कितने बेटा, 7। तो पर्पल और व्हाइट का रेशियो कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। उस तरह से डाई हाइब्रिड कंडीशन में क्या आता था, 9:3:1। अब क्या हो रहा है, ये तो 9 तो जो डोमिनेंट फॉर्म है वो तो है ही, ये जो नए कैरेक्टर्स अपीयर हो रहे हैं वो आपस में कंबाइंड होकर के, और ये रेशियो आपको दिखाई दे रहा है। तो ये प्रोबेबिलिटी आपको फिनोटाइप कंडीशन में यहां पे दिखाई देगी। पर्पल कितने हैं, 9, और व्हाइट कितने हैं, 7। किस कंडीशन के अंदर, कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन के अंदर। तो कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन में हम लोगों ने यही देखा कि दो अलग अलग लोकस के जीन्स कैसे एक कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं। एक कैरेक्टर क्या है, पर्पल कलर, दूसरा कैरेक्टर क्या है, व्हाइट कलर, और उन दोनों को कैसे ये कंट्रोल करते हैं इंटरेक्शन के बाद, वो हम लोगों ने इस एग्जांपल में देखा है। अब यहां पे जब जीनोटाइप रेशियो की बात करते हो तो जो आपने डाई हाइब्रिड का रेशियो लिखा था, ठीक वही रेशियो यहां पे आप इसमें लिखोगे। तो डाई हाइब्रिड में फिर से मैं आपको एक बार और समझा देता हूं कि डाई हाइब्रिड रेशियो कैसे निकालते हैं। हम लोगों ने निकाला था 1:2:1। हमने बोला था डाई हाइब्रिड के लिए इसको मल्टीप्लाई कर देने का इसी में। यहां पे भी जीनोटाइप सेम लिखना है आपको। 1 1 जा 1, 1 2 2 1 जा 2, 1 1 जा 1, फिर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, फिर 1 1 जा 1, 1 2 2 1 जा 2, 1 1 जा 1। ये रेशियो कितना आया बेटा, अगर हम लोग जीनोटाइप लिखें, आप इसको याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। 1:2:1:4:2:1:1। तो ये जो है वो इसका क्या है, जीनोटाइप है।
ये इसका क्या है, जीनोटाइप है। तो जीनोटाइप फिनोटाइप ये दोनों चीजें हम लोगों ने समझ लिया कि क्या रेशियो आने वाला है। तो 9:7 कभी कभी क्वेश्चन में पूछता है आपसे डायरेक्ट कि ये किसका जीन इंटरेक्शन का रेशियो है, तो आपको याद होना चाहिए बेटा कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन, इसका रेशियो कितना होता है 9:7। ये बातें हम लोगों ने खत्म कर लिया। अब हम इसमें आते हैं, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं सप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन। तो अब दूसरा कैटेगरी हम पढ़ने वाले हैं सप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन। तो बेटा हम लोग बात कर रहे हैं सप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन के बारे में, है ना। सप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन क्या है, तो लिखा हुआ है अ पेयर ऑफ जीन चेंज द इफेक्ट ऑफ अनदर नॉन एलिलिक जीन इज कॉल्ड एज सप्लीमेंट्री जीन। पहला जीन हमने इंटरेक्शन क्या पढ़ा, कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन, जहां पे दो अलग अलग लोकस के जीन्स मिलकर के एक कैरेक्टर को क्या कर रहे थे, कंट्रोल कर रहे थे। अब यहां पे हम लोग देखने वाले हैं कि यहां पे भी दो जीन्स की बात होगी जो दो अलग अलग लोकस पे प्रेजेंट होंगे। यहां पे कंडीशन क्या होने वाला है, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं इसको। सबसे पहला कि यहां पे जो एक जीन होगा उसका एक्सप्रेशन होगा, तो जो एक जीन है, वन जीन एक्सप्रेस्ड है ना, उसका कैरेक्टर क्या होगा, एक्सप्रेस्ड होगा, वो एक्सप्रेशन शो करेगा। जो दूसरा जीन है अनदर एलिलिक जीन, जो दूसरा जीन है बेटा वो क्या है, मास्क्ड। वो कैसे हैं, मास्क्ड हैं। कौन मास्क कर रहा है, जो पहला वाला जो जीन है वो दूसरे वाले जीन को क्या कर देगा, मास्क कर देगा, उसके कैरेक्टर को, है ना, एक्सप्रेस नहीं होने देगा। और तीसरा अगर मान लेते हैं कि जो पहला जीन है और जो दूसरा जीन है, अगर दोनों जीन डोमिनेंट फॉर्म में होते हैं, अगर दोनों के दोनों जीन डोमिनेंट फॉर्म में, तो एक थर्ड कैरेक्टर भी अपीयर होगा। इफ बोथ जीन किस फॉर्म में, इन डोमिनेंट फॉर्म, इन डोमिनेंट। तो अगर दोनों जीन जो हैं वो डोमिनेंट फॉर्म में हैं तो यहां पे क्या होगा, थर्ड कैरेक्टर अपीयर, थर्ड कैरेक्टर। अब थोड़ा ध्यान से समझना है, ये जो पॉइंट लिखा गया है बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने ये बोला कि यहां पे अब पेयर ऑफ जीन के इंटरेक्शन की बात होगी, एक जीन का एक्सप्रेशन होगा, दूसरे जीन के कैरेक्टर को कभी कभी मास्क कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है। और अगर दोनों, ये जीन और ये जीन, दोनों ही जीन अगर डोमिनेंट फॉर्म में है तो यहां पे थर्ड कैरेक्टर भी क्या होता है, अपीयर होता है, तीसरा कैरेक्टर अपीयर होते हुए दिखाई देगा। अब यहां पे इस पूरे इंटरेक्शन को समझने के लिए हम लोग एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं कोट कलर ऑफ माइस। अगर कोट कलर ऑफ माइस हम लोग लेके समझें एग्जाम्पल, तो यहां पे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हम देखते हैं कोट कलर ऑफ माइस को। कोट कलर ऑफ माइस यहां पे क्या है, एग्जाम्पल है। माइस के कोट कलर को लेकर के हम लोगों को ये एग्जाम्पल समझना है, ये इंटरेक्शन समझना है। सबसे पहले मैं आपको लिखता हूं कि यहां पे तीन तरीके का कोट कलर आपको दिखाई देगा। अगर ब्लैक कलर है, अगर माइस का कलर ब्लैक है, ब्लैक कोट कलर है, तो उसके लिए मैं जीनोटाइप लिखता हूं कैपिटल सी, है ना। तो उसके लिए मैंने लिखा है कैपिटल सी। अगर वो कलरलेस है, कोई कलर नहीं है, इसी को एल्बिनो बोलते हैं, तो उसके लिए मैं जीनोटाइप क्या लिख दूंगा, कैपिटल ए, है ना। कैपिटल ए क्या है, एल्बिनो के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर मैं लिखता हूं कि वो कलरलेस है और अगर ये दोनों जीन डोमिनेंट फॉर्म में प्रेजेंट है, मतलब कैपिटल सी और कैपिटल ए दोनों ही डोमिनेंट फॉर्म में है, कैपिटल सी एंड कैपिटल ए आपको दोनों डोमिनेंट फॉर्म में दिखाई देते हैं, तो यहां पे जो कलर अपीयर होता है वो होता है अगाउटी। मैंने आपको क्या बोला, इसका एक्सप्रेशन होगा, इसका एक्सप्रेशन नहीं होगा। अगर ये दोनों ही डोमिनेंट फॉर्म में है तो यहां पे एक तीसरा कैरेक्टर बन रहा है अगाउटी कलर, है ना। तो अगाउटी जिसको हम लोग ब्राउन कलर भी बोल सकते हैं। तो ये तीन कैरेक्टर आपको दिखाई दे रहे हैं, तीन एक्सप्रेशन आपको दिखाई दे रहा है माइस के कोट कलर को लेकर के, ये समझना है। अब अगर हम क्रॉस करके देखें तो हम क्रॉस से समझेंगे कि कैसे ये कैरेक्टर कंट्रोल होता है। सबसे पहले हम लोग यहां पे एक लिखते हैं कैपिटल सी स्मॉल ए, है ना। ये एक मैंने जीनोटाइप लिखा हुआ है। ये एक लोकस का जीन है, दूसरे लोकस का जीन हम लोग देखते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन है, तो दूसरे लोकस पे क्या होगा, स्मॉल सी कैपिटल ए। अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पे क्या होगा, ब्लैक कलर होगा, यहां पे क्या होगा, ब्लैक कलर होगा, क्योंकि कैपिटल सी की वजह से ब्लैक कलर। और यहां पे स्मॉल सी और कैपिटल ए, ये दो कैपिटल ए की वजह से क्या हो जाएगा, एल्बिनो या व्हाइट या कलरलेस, कुछ भी आप बोलिए।
अगर हम लोग क्रॉस कराते हैं इसको लेकर के, ये दो अलग अलग लोकस के जीन्स हैं, इनके बीच में इंटरेक्शन कराना होगा। ये क्या बना है? पेरेंट्स। तो ये पेरेंटल जनरेशन है। अगर क्रॉस कराना है तो यहां पे गैमीट फॉर्मेशन करना पड़ेगा। तो गैमीट क्या बनेगा? कैपिटल से स्मॉल ए। यहां पे गैमीट क्या बनेगा? स्मॉल सी कैपिटल ए। ये दोनों यहां पे गैमीट बने। ये क्या बन गए? गैमीट बने। अब क्या होना है? इसका क्रॉस होगा तो कैपिटल सी क्रॉस्ड स्मॉल सी क्या बन जाएगा? कैपिटल सी स्मॉल सी। ऐसे ही स्मॉल ए क्रॉस करेगा कैपिटल ए से तो बन जाएगा कैपिटल ए स्मॉल ए। तो ये हमारा जो जनरेशन आया वो कौन सा जनरेशन है बेटा? फर्स्ट जनरेशन, यानी कि F1 जनरेशन। और इस F1 जनरेशन में हमें कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल ए स्मॉल ए। अभी मैंने आपको बोला कि अगर दोनों के एक एक भी डोमिनेंट अगर दिखाई देते हैं, एक एक जीन कम से कम डोमिनेंट है, तो वहां पे अपीयर क्या होगा बेटा? अगाउटी कलर। यानी कि यहां पे F1 हाइब्रिड जनरेशन के अंदर जो कलर आपको दिखाई देगा वो अगाउटी होगा। तीसरा कलर दिखाई दिया। बेसिकली तो दो ही कलर थे, या तो ब्लैक या तो व्हाइट, या तो एल्बिनो या तो ब्लैक। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है? जब दोनों क्रॉस कर रहे हैं तो यहां पे इंटरेक्शन के कारण F1 जनरेशन में तीसरा कलर अपीयर हो रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं अगाउटी, है ना। अब अगर इसका F2 जनरेशन निकालें तो हमें यह देखना है कि क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन जो हुआ था और उसका जो रेशियो आया था जीनोटाइप एंड फिनोटाइप, क्या वही रेशियो है या रेशियो चेंज है। तो ये चीज हम लोग क्रॉस करा के इसके F2 जनरेशन में देखेंगे। F2 जनरेशन को क्रॉस कराने से पहले हमें गैमीट को सेग्रीगेट करना होगा। तो यहां पे अगर आप गैमीट सेग्रीगेट करोगे तो 4 गैमीट बनेंगे। पहला बनेगा कैपिटल सी कैपिटल ए, दूसरा बनेगा कैपिटल सी स्मॉल ए, तीसरा बनेगा स्मॉल सी कैपिटल ए और चौथा बनेगा स्मॉल सी स्मॉल ए। यही 4 गैमीट बनेंगे। कैसे बना फिर से मैं आपको रिपीट कर देता हूं। हेट्रोजाइगस कंडीशन है, बाइफर्केशन रूल है बेटा, तो आपको बाइफर्केट कर लेना है दोनों गैमीट को, कैपिटल सी स्मॉल सी। ऐसे ही कैपिटल ए स्मॉल ए एंड कैपिटल ए स्मॉल ए। जब इसको आप लिखोगे तो कैपिटल सी कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल ए और स्मॉल सी स्मॉल ए। तो ये 4 गैमीट बन गए। आपको ये समझ में आ गया। अब हम लोग F2 जनरेशन निकालने के लिए क्या करेंगे बेटा? इसी का इसी से सेल्फिंग करा देंगे। जब सेल्फिंग कराएंगे तो हमें F2 जनरेशन मिलेगा। तो फटाफट सेल्फिंग करा के देख लेते हैं रेशियो। जब सेल्फिंग कराएंगे तो रेशियो क्या आएगा? पहले तो आपको चारों गैमीट बनाना होगा। तो चारों गैमीट इधर मैंने लिख लिया, कैपिटल सी कैपिटल ए, कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल ए और स्मॉल सी स्मॉल ए। ये 4 गैमीट इधर लिखा। ठीक, ऐसे ही 4 गैमीट इधर भी लिखना है, कैपिटल सी कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल ए एंड स्मॉल सी स्मॉल ए। ठीक, अगर मान लो इसको मेल मान लो तो इसको फीमेल मान लो। ये इधर से क्रॉस हो गया बेटा। अब क्या होगा थोड़ा ध्यान से समझना है आपको। यहां पे हम लोग पुनेट स्क्वायर टेस्ट बनाएंगे और यहां पे जीनोटाइप फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि कितना जीनोटाइप यहां पे बना। फटाफट ये रेशियो निकालते हैं और देखते हैं क्या यहां पे बना हुआ है। कैपिटल सी क्रॉस करेगा कैपिटल सी ए से, क्या बनेगा? कैपिटल सी कैपिटल ए। कोई दिक्कत नहीं है, पहला बना, है ना। दूसरा क्या बनेगा? कैपिटल सी कैपिटल ए स्मॉल ए, पक्का। तीसरा बनेगा कैपिटल सी कैपिटल ए, क्लियर। चौथा बनेगा क्या? कैपिटल सी कैपिटल ए स्मॉल ए। तो ये 4 गैमीट पहले में आपको बनते हुए नजर आ रहा है। यहां पे क्या बनेगा? कैपिटल सी कैपिटल ए स्मॉल ए, पहला बना। दूसरा बना कैपिटल सी स्मॉल ए। फिर बनेगा क्या? कैपिटल सी कैपिटल ए स्मॉल ए। फिर बनेगा क्या? कैपिटल सी स्मॉल ए। ठीक, इधर से क्रॉस कराओगे तो क्या बनेगा? कैपिटल सी कैपिटल ए स्मॉल ए, सॉरी कैपिटल ए। ठीक, फिर बनेगा क्या? कैपिटल सी कैपिटल ए स्मॉल ए। फिर बनेगा स्मॉल सी कैपिटल ए। फिर उधर से क्रॉस कराओगे तो बनेगा स्मॉल सी कैपिटल ए स्मॉल ए, क्लियर। लास्ट वाले में देखोगे तो क्या बनेगा? कैपिटल सी कैपिटल ए स्मॉल ए। फिर क्या बनेगा? कैपिटल सी स्मॉल ए। फिर क्या बनेगा? स्मॉल सी कैपिटल ए स्मॉल ए और लास्ट में बनेगा स्मॉल ए। यही बनेगा पक्का। यहां पे क्या बना? कैपिटल सी स्मॉल ए। अब अगर हम लोग फाइंड आउट करें तो मेरे पास 3 कैरेक्टर है। मैंने बोला कैपिटल सी कैपिटल ए होगा तो क्या दिखाई देगा? वो ब्लैक कलर रिप्रेजेंट करेंगे। सॉरी, अगर कैपिटल सी कैपिटल ए है तो अगाउटी, है ना। अगर
दोनों वहां पे कैपिटल सी कैपिटल रिप्रेजेंट हो रहा है डोमिनेंट फॉर्म में, तो ब्लैक, और अगर स्मॉल ए प्रेजेंट है तब वहां पे क्या बनेगा, एल्बिनो। एल्बिनो। अब आपको यही समझना है, ये तीन कैरेक्टर हमारे पास हैं, कैपिटल सी कैपिटल ए दोनों यहां पे डोमिनेंट फॉर्म में है, तो यहां पे क्या बनेगा, अगाउटी, है ना। यहां पे क्या बनेगा, अगाउटी, यहां पे क्या बनेगा, अगाउटी, यहां पे भी अगाउटी। कैसे बन रहा है आपको पता होगा, क्लियर है। मैंने आपको बोला ना कि आप सीधे सीधे रेशियो में क्या करना है, आपको डायगोनल बनाना है, डायगोनल में 9 आएंगे और 9 कैसे होंगे, डोमिनेंट। तो देख लीजिए फटाफट, ये भी क्या है, अगाउटी, ये भी कैसा है, अगाउटी, कैपिटल सी कैपिटल ए की वजह से अगाउटी, है ना। ये भी क्या है, अगाउटी, ये भी क्या है, अगाउटी, ये भी वही है। आप काउंट कर लो ना, कितने हो गए, 9, कितने हो गए, 9। तो हम लोग लिखते हैं अगाउटी। फिनोटिपिक रेशियो यहां पे लिख रहे हैं, अगाउटी कितने हैं बेटा, 9। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। हो जाएगा ब्लैक, कैपिटल सी की वजह से ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ब्लैक कलर, है ना। ऐसे ही अगर हम कैपिटल सी यहां पे भी एक है तो ये किसको अपीयर करेगा, ब्लैक कलर को। तो 2 ब्लैक कलर दिखाई दिए। ऐसे ही यहां पे आपको दिखाई दे रहा है कैपिटल सी प्रेजेंट है तो ये भी क्या अपीयर करेगा, ब्लैक। ये 3 आपको दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा आप देखो यहां पे कैपिटल ए यहां पे प्रेजेंट है तो ये क्या दिखाई देगा, एल्बिनो। ये कैसे हो जाएंगे, एल्बिनो। तो ये हो गए एल्बिनो। यहां पे आपको क्योंकि स्मॉल सी प्रेजेंट है और यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे भी कलर हो जाएंगे एल्बिनो, क्योंकि ये भी क्या है, रिसेसिव फॉर्म में है। यहां पे भी कलर क्या हो जाएगा, एल्बिनो, और लास्ट में तो एल्बिनो होना ही है। तो आपको ये दिखाई दे रहा है कि जहां पे भी कैपिटल सी प्रेजेंट है उसके वजह से कलर क्या हो गया, ब्लैक। तो अब यहां पे अगर हम लोग इसका फिनोटाइप लिखते हैं तो ब्लैक कितने हैं, ब्लैक कितना है, 1 2 एंड 3। तो ब्लैक है बेटा 3, और उसके बाद एल्बिनो कितने हैं, एल्बिनो है आपके 4। तो एल्बिनो का रेशियो है 4। हमने आपको रेशियो क्या बताया था, 9:7 किस में आ रहा था, कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन में। लेकिन जैसे ही हम सप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन की बात करते हैं यहां पे इसका फिनोटिपिक रेशियो चेंज हो गया। फिनोटिपिक रेशियो क्या आ गया बेटा, अगाउटी आ गया आपका 9, है ना। तो फिनोटिपिक रेशियो यहां पे लिख लीजिएगा, अगाउटी कितने हैं, 9, ब्लैक कितने हो गए, 3, और एल्बिनो कितने हो गए, 4। ये क्या है, सप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन, जहां पे 2 जब डोमिनेंट फॉर्म में होते हैं तो वहां पे तीसरा कैरेक्टर अपीयर होता है। और बाकी ये क्रॉस आप अच्छे से याद रखिएगा, इन क्रॉस से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसके कोलैबोरेटर जीन, डुप्लीकेट जीन, अभी बहुत डिफरेंट टाइप्स के जीन इंटरेक्शन हमें पढ़ने हैं, एपिस्टेसिस, है ना, ये सब कुछ मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो इसको फटाफट अच्छे से याद कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। कोई डाउट होता है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। तब तक आप इंजॉय करिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।